हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। इसके अलावा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है साइकोपैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इससे पहले आप अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप ये लर्न करते हैं कि कैसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करना है, फिगर आउट करना है। किसी पर्सन के अंदर किसी भी तरीके की एबनॉर्मैलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, उसके सिम्टम्स एंड एवरीथिंग यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। वहीं चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस आपको ये बताता है कि अब उन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। तो जो चैप्टर है थेराप्यूटिक अप्रोचेस, इसमें जो वर्ड है थेराप्यूटिक, ये हमें यही चीज़ इंडिकेट करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट थेरेपीज, उनका यूज़ कैसे होता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। लेकिन आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दे आर नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी और इसके अलावा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इसके लिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग द ट्रीटमेंट एंड द वन हु इज गिविंग द ट्रीटमेंट। जो देने वाला पर्सन होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट, उसको हम बोलते हैं थेरेपिस्ट, और जो पर्सन ट्रीटमेंट लेता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। ये वो पर्सन होता है जो किसी न किसी एबनॉर्मैलिटी से सफ़र कर रहा होता है और जो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहता है, किसी भी टाइप का बिहेवियरल ट्रीटमेंट चाहता है, या फिर कॉग्निटिव लेवल पर या इमोशनल लेवल पर किसी भी तरीके के फॉल्ट को करेक्ट करना चाहता होता है। साइकोथेरेपी के प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पर्सन थेरेपी दे रहा है यानी साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, उनको अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक वो अपने सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, दूसरा पर्सन उनके साथ अपनी बात कहने में पॉजिटिव फील नहीं कर पाएगा, हेजिटेट करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइकोथेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पर लेकर आते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे जो क्लाइंट है वो अपनी हर एक बात कह सके। देखिए, जब तक आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स ठीक से नहीं बताएंगे, डॉक्टर आपको उसी के हिसाब से मेडिकेशंस देते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। इसीलिए बिल्कुल इसी तरीके से साइकोथेरेपी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि थेरेपिस्ट का बिहेवियर अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके का है। थेराप्यूटिक अप्रोचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। तो जितनी भी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस चीज़ को ठीक करने की बात करती हैं। जैसे कि अगर हम बिहेवियरल कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर किसी पर्सन को बिहेवियरल लेवल पर इश्यूज़ हैं तो उसके साथ बिहेवियरल अप्रोच ही फॉलो की जाएगी। अगर कोई पर्सन कॉग्निटिव यानी थिंकिंग लेवल की किसी भी इशू से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल होगी वो कॉग्निटिव अप्रोच होगी। तो ये चीज़ भी फिगर आउट करना सबसे पहला रूल होता है, पहला प्रिंसिपल होता है, आप कह सकते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन होता है जो कि साइकोथेरेपिस्ट को फॉलो करना होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स कि जिन लोगों ने भी साइकोथेरेपी को प्रैक्टिकली ट्रेन किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, वही इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल काउंसलिंग तो हम सभी कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, और जो हम करते भी हैं, अगर अपनी बिहेवियरल लाइफ में देखें, रेगुलर लाइफ में देखें, तो बहुत सारे लोगों को आप भी बहुत सारी काउंसलिंग देते होंगे। किसी को कंसोल करना भी काउंसलिंग का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लाइफ में करते हैं। लेकिन जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल लेवल पर की जाती है और उस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को एक्वायर करना किसी भी पर्सन के लिए पहले बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग भी साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहते होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिफरेंट अप्रोचेस को पहले लर्न करें, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ले, उसके बाद ही वो किसी पर्सन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई अनट्रेन्ड पर्सन इसे अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो वो अनइंटेंशनली दूसरे पर्सन को हर्ट ही कर देगा, क्योंकि वो जानकर भले ही ऐसा ना करे बट अननोइंगली भी उससे ऐसा हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई पर्सन के कोई भी थेराप्यूटिक अप्रोच किसी क्लाइंट पर अप्लाई कर रहा है, उसको उसकी बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। थेराप्यूटिक अप्रोच की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें ये चीज़ बताती है कि यहाँ पर दो लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो दो लोग एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट होता है। इसके अलावा एक प्रोसेस भी होता है जिसको थेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करें तो वो दो ही होते हैं, द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, जिनके आपस के रिलेशनशिप से थेरेपी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थेराप्यूटिक अप्रोच की ये कहती है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ही अच्छा रिलेशनशिप जो है थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, उतना ही ईजी उनको हो जाता है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें सॉल्व करना और अपने क्लाइंट को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ दे पाना। तो इसीलिए जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, आधी बात आपको समझ में आ चुकी है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप दो लोगों के बीच का वो रिलेशनशिप होता है जिसकी हेल्प से थेरेपी के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है और कंप्लीट भी किया जाता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को हम थेराप्यूटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी इसका दूसरा नाम होता है। ये जो रिलेशनशिप होता है ये परमानेंट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर वो मूव ऑन कर जाता है और शायद उसे कभी थेरेपिस्ट की ज़रूरत दोबारा ना भी पड़े। ऐसे में वो कभी दोबारा थेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं करता और ना ही थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। इसके अलावा ये रिलेशनशिप बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। जो भी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की हेल्प कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसकी जो डेटा है तो अपने पास तक ही रखें और कहीं पर भी उस इन्फॉर्मेशन को रिवील ना करें। एक बहुत कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में मेंटेन किया जाता है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है उसके दो कंपोनेंट्स हमें इन्हीं स्टेटमेंट से मिल जाते हैं जो भी हमने डिस्कस किए। सबसे पहली बात तो ये जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है नेचर में, जहाँ पर क्लाइंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वहीं पर ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये है कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। तो जो भी रिलेशनशिप आपस में लोग इस्टेब्लिश करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वक्त आने के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन एंड सेकंड इज द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस थेरेप्यूटिक अप्रोच। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक क्लाइंट को थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट नहीं होगा वो अपनी बात नहीं कह पाएगा। हालांकि कुछ ट्रस्ट के साथ ही वो थेरेपिस्ट के पास आता है। थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस्ड होता है क्लाइंट को उतना ही ज़्यादा उस पर ट्रस्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली आपके साथ भी होता है कि जब आप किसी ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते होते हैं तो अगर किसी डॉक्टर के नाम के आगे लिखा हुआ है 33+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और अगर किसी के सामने लिखा हुआ है 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आपका माइंड यही कहेगा कि आपको 33+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को चूज़ करना है। तो आपको ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो जाता है ड्यू टू द फैक्ट कि जो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। यही चीज़ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में भी होती है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होता है वो थेरेपिस्ट के पास होता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रस्ट जो है वो अपने आप भी बिल्ड हो जाता है। दूसरी बात जो हमने पहले भी करी कॉन्फिडेंशियलिटी की, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ना तो अपने क्लाइंट के सामने किसी दूसरे का एग्जाम्पल देके बात करते हैं और ना ही इस क्लाइंट के बारे में किसी और से बात करेंगे, क्योंकि जब वो अपने किसी क्लाइंट से किसी दूसरे का एग्जाम्पल देके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये फीलिंग डेवलप होती है कि अगर वो किसी और की बातें हमें बता रहे हैं तो शायद हमारी बात भी किसी और को बता सकते हैं। तो थेरेपिस्ट इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि वो किसी भी क्लाइंट का एग्जाम्पल देके बात नहीं करते और ना ही कंपेरिजन करते हैं। इसके साथ जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जजमेंट नहीं करते। अपने जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को फॉलो करते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है इसको समझिए। जब भी हम किसी पर्सन को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं तो हम उस सिचुएशन में, जाहिर सी बात है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं या फिर मोटिवेशन के लिए देते हैं, तो ऐसे में हम उस पर्सन को जज नहीं करते फॉर समथिंग दे हैव डन। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, उसको जज ना करते हुए उनके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना और उनको पॉजिटिव फील कराना, उनको मोटिवेशन देना इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ दिस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। यहाँ पे पर्सन की किसी भी गलती को, किसी भी मिस्टेक को, किसी भी कमी को हाईलाइट नहीं किया जाता और अवॉइड करके साइड में किया जाता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की हेल्प से क्लाइंट को बहुत हद तक समझने में भी हेल्प मिलती है और क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा दो टर्म्स हमारे पास और आती हैं। एम्पैथी तो हमने अभी जिक्र किया ही, सिंपैथी वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना है, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये वर्ड क्या होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग? इसको सिंपैथी, एम्पैथी एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तीनों को साथ में डिस्कस करते हुए समझते हैं। देखिए, सिंपैथी का मतलब होता है, सिंपैथी हमें किसी के भी साथ फील हो सकती है जिस पर्सन को हम जानते भी नहीं हैं, किसी के बारे में हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, नॉर्मली न्यूज़पेपर में हम ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविज़न पर हम कोई ना कोई न्यूज़ सुनते हैं, तो हमारे मन से एक फीलिंग डेवलप होती है। या किसी गरीब को हम रास्ते में देखते हैं तो एक फीलिंग डेवलप होती है कि हाउ पुअर दे आर, वी फील सिंपैथी फॉर देम। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग जो हमें किसी के लिए भी फील हो सकती है। एम्पैथी में हम उन्हीं लोगों के लिए फीलिंग डेवलप कर सकते हैं जिनके लिए हम कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं या फिर जो हमसे क्लोज हैं। ऐसे लोग जिनकी तकलीफ से हमें फ़र्क पड़ सकता है, ऐसे लोगों के लिए हम एम्पैथी की जो फीलिंग होती है वो डेवलप कर पाते हैं। जब भी हम किसी पर्सन के लिए एम्पैथी की फीलिंग रखते हैं तो हम उस पर्सन के लिए तो कुछ करना चाहते होते हैं या फिर उसकी तकलीफ से हमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ हर्ट फील होता है। ये अलग बात है कि किसी की पेन को एग्जैक्टली वैसा फील नहीं किया जा सकता, बट फिर भी बहुत हद तक हम उस पर्सन के बहुत क्लोजली
कनेक्टेड हो जाते हैं और उसकी तकलीफ को वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान की कुछ हेल्प भी कर सके, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। अब बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत रैशनल होती है। जब हम इंटेलेक्चुअली किसी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक पे जाते हैं। जब भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो एम्पैथी की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी बात को रैशनलाइज करके समझेंगे तो वहाँ पर इमोशंस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, वहाँ पे हमारी लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा वर्क करेगी। और जब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्क करती है तो एम्पैथी इसीलिए डाउन हो जाती है क्योंकि एम्पैथी में हम बहुत ज़्यादा इमोशंस पर हाई होते हैं। जब हम किसी की तकलीफ को समझ रहे हैं तो फिर हम लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, बस तकलीफ को समझ रहे हैं। तो ये वजह होती है कि एम्पैथी में और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो एक दूसरे के थोड़ा सा ऑपोजिट वर्क करते हैं। हालांकि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एम्पैथी चल सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन वो तब होगी जब वो रैशनलाइज होने पर इमोशनल वाले पार्ट की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। ये तभी पॉसिबल है। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो लॉजिक की बात करती है। अब मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको तीनों पॉइंट्स को एक ही एग्जाम्पल में फिट करके समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में है, कार में है, किसी भी व्हीकल में है, और आप रास्ते में सिग्नल पर रुक जाते हैं। यहाँ पर आप एक गरीब बच्चे को रोड साइड पर देखते हैं, फुटपाथ पर देखते हैं, और उस बच्चे को देखकर आपके मन में तुरंत सिंपैथी डेवलप होती है कि अरे ये बच्चा बेचारा देखो कितना गरीब है, ठंड का मौसम है या गर्मी में, कितना धूप में या परेशान हो रहा है, बारिश में, कुछ भी आप उसके लिए फील करते हैं, तो दैट इज़ सिंपैथी। अब आप उस बच्चे के लिए एक फीलिंग डेवलप करते हैं कि जिस तरीके की ये ज़िंदगी जी रहा है, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे इस लाइफ को जी पाता, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे इस बच्चे की मदद हो जाए। आपके अंदर जब ये इमोशंस डेवलप होने लगे तो ये हो जाता है एम्पैथी। इसमें आप पर्सन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड फील करते हैं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। आपका माइंड दो तरह की बातें यहाँ से कर सकता है। एक तो जो एम्पैथी में ऑलरेडी कर चुका है, दूसरा आप रैशनलाइज होकर सोच सकते हैं कि ये बच्चा इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर क्यों भीख मांग रहा है, ये क्यों नहीं किसी स्कूल में चला जाता या कहीं भी कुछ भी ऐसा क्यों नहीं करता जिससे अपनी लिविंग को बेटर बना सके, ये इस तरह से अपनी लाइफ एक रोड साइड पर वेस्ट ना करे। ये आपकी जो रैशनल थिंकिंग है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है जो आपको इस पार्ट के इमोशनल के अलावा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी सोचने की बात कर रही है। लेकिन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल सोचना ही नहीं होता, इसका एक कंपोनेंट एम्पैथी भी हो सकता है। बट क्योंकि ये ज़्यादातर रैशनलाइज की बात करता है जिसमें प्रॉब्लम के सही गलत होने की बात करेगा, इसीलिए यहाँ पर एम्पैथी की वैल्यू कम हो जाती है। यही मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यही तीनों कंपोनेंट हैं जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में पर्सन अप्लाई करता है और अपने क्लाइंट के साथ इन तीनों को ही एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट लेवल्स पर यूज़ करता है। तो इस तरह से थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच में डेवलप होने वाला रिलेशनशिप है जिसको थेराप्यूटिक अलायंस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हमने बात करी। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर एक दूसरे के बहुत क्लोज होने के बाद भी कोई ऐसा रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है जिससे उनके उस प्रॉब्लम के अदर जो और भी एस्पेक्ट्स लाइफ के हैं वहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेयर क्रिएट हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने साइकोथेरेपी के नेचर की बात करी कि क्या होती है, इसके अलावा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज डू इट फॉर मी। ऑल्सो कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग देन कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स देयर एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।